थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने अपना त्योहार में 1 घंटा मुझे दिया लेक्चर के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग लास्ट टर्न पे क्या कर चुके हैं ब्रीफली, और हम आज क्या करेंगे, है ना। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे। आज हम उस एप्लीकेशंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। It is similar to what we have studied in electric flux density। ठीक है, आपको याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या थी, कैसे हमने इसको कैलकुलेट करा था? कोई बताना चाहेगा मुझे? हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी उसको निकाला था, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई, है ना। ये मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी थी, है ना। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ई, और एप्सिलॉन जो था मेरा, ये क्या था? ये मेरी परमिटिविटी थी। लेकिन यहाँ पर हम जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं तो हम उसको डिनोट करते हैं बी से, कैपिटल बी। लेट कैपिटल बी इक्वल्स टू a constant into the magnetic field intensity. Now this B is the magnetic flux density. H stands for magnetic field intensity, and the mu is the magnetic permeability of the medium। ठीक है, B is the magnetic permeability। जैसे वो थी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मीडियम में, किसी मटेरियल के अंदर कितनी इजीली प्रोपेगेट हो जाती हैं, या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपेगेट होने में क्या कोई रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफर करता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो B इक्वल्स टू म्यू एच, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, B इक्वल्स टू म्यू एच। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूंगा, देन म्यू विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, दैट इज फॉर फ्री स्पेस, म्यू विल बी म्यू नॉट, है ना, फॉर फ्री स्पेस। और उस केस में मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। तो म्यू नॉट मेरा परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की, और एच मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है मीडियम के लिए। यहाँ जो म्यू नॉट है, उस म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है बाई डिफॉल्ट, वो क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 10⁻⁻7, एंड दैट इज इन हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो ये मेरी परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की, जिसकी वैल्यू होती है इतना। और मुझे पता है किसी जनरल मीडियम के लिए म्यू इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, है ना। तो म्यू आर दैट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, दैट इज व्हाट, दिस इज म्यू आर। ठीक है, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड म्यू इज द गिवन द परमिएबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम। ठीक है, तो अगर मुझे म्यू निकालना है तो मुझे उस पर्टिकुलर मीडियम के करस्पॉन्डिंग रिलेटिव परमिएबिलिटी पता होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आई कैन कैलकुलेट द म्यू फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जैसे हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ी थी, सिमिलर वे में हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मैंने एक्सप्रेशन आपको लिख दिया, B इक्वल्स टू म्यू एच। ठीक है, बट लॉजिकली होती क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? दिस इज बेसिकली द डेंसिटी दैट इज कैलकुलेटेड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तभी तो मैं डेंसिटी निकालूंगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सपोज जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी थी, वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करा था शाई से। ठीक है, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करता हूँ, ठीक है, और उसको मैं डिनोट करता हूँ सपोज फाई से, या कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या शाई एम से, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, शाई और फाई। ठीक है, अब ये है क्या, जैसे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करी थी, और वहां से हमने बोला था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से निकलेगी या उसके अंदर आती हुई हमें लगेगी, है ना। फील्ड लाइंस जो थी, वो फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते थे, फ्लक्स बोलते थे। ऐसे ही सेम, अगर एक कंडक्टर है जिसके अंदर एक करंट फ्लो हो रही है,
तो अगर एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी? ऑब्वियसली यस, है ना, क्योंकि अगर एक कंडक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए H इक्वल्स टू क्या होता है, आई डी एल क्रॉस ए आर डिवाइड बाई 4πr²। एक्सप्रेशन से मैं निकाल सकता हूँ इजीली उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ना, किसी आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि उसके अक्रॉस, मतलब उस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है मतलब फील्ड लाइंस होंगी, और अगर फील्ड लाइंस है तो वो फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। यानी अगर किसी वायर के अक्रॉस जिसमें करंट फ्लो हो रही हो उसके अक्रॉस अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो आई नो कि उसके अक्रॉस फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द फील्ड लाइंस। और आपने शायद 11th-12th क्लास में मैग्नेटिक नीडल का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी करा हो। मैग्नेटिक नीडल में हम लोग क्या करते थे, एक होता था मेरा नॉर्थ पोल, एक होता था साउथ पोल, है ना, और हम एक मैग्नेटिक नीडल रखते थे और उसका, सपोज ये मेरी मैग्नेटिक नीडल है ना, मैंने यहाँ रखी, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इसके टिप को हम पॉइंट करते थे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा एक नीडल रखते थे, ठीक है, फिर इसके पॉइंट को प्लॉट करते चलते थे, उसकी लोकेशन को प्लॉट करते चलते थे, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे आता था, है ना, हमें ये पता है कि ये कुछ कुछ इस टाइप से आता था, है ना, ये याद है ना आपको? नॉर्थ से फील्ड निकलती थी और सारी सारी साउथ में इमर्ज होती थी। ये जो है फील्ड लाइंस, यही बेसिकली क्या है, यही है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की वजह से है, इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मुझे ये पता करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए मुझे पता है, डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया, है ना। तो अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी निकालना चाहूं तो वो क्या होगी, सीधे सीधे मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी विल बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स यानी फाई या फाई एम, जिससे भी आप डिनोट करना चाहो, डिवाइड बाई एरिया। अब एरिया क्या होगा, एरिया क्या ले सकते हैं हम, एक एरिया ऐसा लेंगे जहां पर हमें एक क्लोज्ड सरफेस मेरे को मिले, ठीक है, या ओपन सरफेस मेरे को मिले। सपोज मैं ये बोलूं कि मैंने एक हेमीस्फीयर लिया, है ना, हेमीस्फीयर लिया जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस रीजन को कवर कर रहा है, ठीक है, ये मेरा हेमीस्फीयर है ना, ये मेरा हेमिस्फीयर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर नीडल से कुछ फ्लक्स पास हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हम ध्यान से देखें तो फील्ड लाइन सारी की सारी कहाँ से इमर्ज हो रही हैं, सारी की सारी फील्ड लाइंस हो रही हैं इमर्ज एन वाले पोर्शन से, है ना, एन वाले पोर्शन से, यानी नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही हैं। और सारी की सारी फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं, साउथ में आ रही हैं। तो अगर मैं देखूं फ्लक्स पासिंग थ्रू कितना होगा, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट कि अगर मुझे यहाँ पर फील्ड पता है तो फील्ड डिवाइड बाई एरिया। अब इसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया जो भी हम इस आउटर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकाल सकते हैं, तो सीधे सीधे दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल इंटीग्रेशन। हमें पता है कि डी एस क्या होता है, डी एस इज बेसिकली क्या होता है बताओ, यहाँ से यहाँ तक इस पूरी लाइन में देखो, अगर आप ये अगर सेंटर है तो ये आर कांस्टेंट है ना, ये आर कांस्टेंट है थ्रू आउट। क्या चेंज हो रहा है, आर कांस्टेंट है, तो आपका थीटा चेंज हो रहा है और फाई चेंज हो रहा है। तो एक तो होगा आर डी थीटा और एक होगा आर साइन थीटा डी फाई। ये आपका डिफरेंशियल सरफेस एरिया होगा, है ना। और अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो मैं थीटा को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम जीरो, यहाँ पे जीरो है थीटा, यहाँ पे कितना है, इस पूरी लाइन पर कितना है थीटा, पाई। तो थीटा विल बी फ्रॉम, सॉरी, पाई बाई टू, थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू। और फाई कितना है, फाई विल बी यहाँ पर जीरो होगा और घूम फिर करके पूरा स्फीयर बन रहा है, यहाँ पर आएगा दोबारा तो ये पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, मतलब 0 टू 2 पाई। तो वी कैन इंटीग्रेट and calculate the value of the ds, and we can divide it with the area to calculate the flux density, that is b, ठीक है। तो अगर मुझे फाई निकालना है तो मैं उस फाई को निकालने के लिए क्या बोल सकता हूँ, that फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स is basically what, is basically the
magnetic flux phi m बोल दो. It is simply the integration of the magnetic flux density into the surface area. ठीक है. और इसी तरीके से आप यहां से क्या निकाल सकते हो, b phi डिवाइड बाई ds दैट इज इक्वल्स टू b. ठीक है, तो यहां से आपका ये आ जाएगा जैसे हमने निकाला था ना, psi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds, है ना. और अगर मैं क्लोज इंटीग्रेशन करता था तो इसको बोल देता था ये q हो जाता था, q एन क्लोज. उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को निकाला है. ठीक है, क्लियर है. देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ, फैराडे लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सारे के सारे एनालॉजी के साथ जुड़े हुए हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमने निकाला था कि हमने कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, तो बायो सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी. और ध्यान से देखो, वो दोनों एनालॉजिकली रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल, मैं ये बोल रहा था कि बायो सेवर्ट लॉ में मेरा जो फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, आईडीएल. मेरा फील्ड क्या होता था कूलॉम्स लॉ में, फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. दैट इज द रीजन व्हाई द फील्ड इज अवेलेबल, व्हाई द फील्ड इज देयर. तो वो रीजन क्या था, चार्ज की वजह से फील्ड थी. मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से थी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फील्ड थी, है ना. तो वो दोनों अपने सोर्स से प्रोपोर्शनल, सोर्स के प्रोपोर्शन में है. यानी H इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल, E इज प्रोपोर्शनल टू Q. ठीक है. दूसरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर. तो दोनों के दोनों हम लॉ को, कूलॉम्स लॉ को या बायो सेवर्ट लॉ को रिलेट कर सकते हैं. बिल्कुल सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी जुड़ी हुई है आपस में. ठीक है, रिलेट कर सकते हैं, को रिलेटेड है. ठीक है, ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज सिमिलरली एनालॉजिकली रिलेटेड टू दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. तो वो मैंने एक्सप्रेशन आपको लिख करके बता दी है. यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताओ. यस सर. ठीक है. अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिराइव करनी है यहां से. ठीक है, आप जरा इस फिगर को देखो, इस वाले फिगर को देखो. ये है ना, मैंने अभी हेमीस्फीयर लिया. ठीक है, हेमीस्फीयर लेने के पीछे क्या रीजन था, वो रीजन ये था क्योंकि अगर मैं, चलो इसको फुल स्फीयर ले लेते हैं. ठीक है, मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर को बना रहा हूँ ग्रीन कलर से. ठीक है, ये मेरा कंप्लीट स्फीयर हो गया. नाउ इन दैट केस आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम फाई इक्वल टू 0 to 2 पाई, दैट इज ओके. बट थीटा is from 0 to pi. Rather than pi by 2, I will integrate up to pi. ठीक है, तो ये कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा. अब जरा मुझे ध्यान से देख करके बताओ कि मैंने ये बोला था कि एक फील्ड, सिंपल मैं मैग्नेटिक नीडल का ही एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं इजीली उसको फील्ड के पॉइंट्स को देख सकता हूँ. ठीक है, एन से फील्ड एमर्ज हो रही है, नॉर्थ पोल से सारी की सारी फील्ड बाहर निकल रही है. ठीक है, और साउथ पोल से सारी की सारी फील्ड अंदर की तरफ आ रही है. ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव से सारी फील्ड एमर्ज होती थी, नेगेटिव से सारी फील्ड अंदर आती थी, नेगेटिव में अंदर आती थी, है ना. ऐसे ही सारी की सारी फील्ड पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव तो यहाँ है नहीं, नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, तो सीधे सीधे कुछ ऐसे हैं. यानी जितनी फील्ड मेरी बाहर जा रही है उतनी ही फील्ड मेरी इस साउथ पोल से अंदर आ रही है. नॉर्थ पोल से जितनी फील्ड मेरी बाहर जा रही है, साउथ पोल से उतनी ही फील्ड मेरी अंदर आ रही है. अगर मैं एक ऐसा सरफेस एरिया लूं, एक ऐसा सरफेस एरिया लूं जो कि इस नॉर्थ और साउथ पोल को कवर करे. फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ ये ले लिया. ठीक है, मतलब एक एक छोटा सा स्फीयर मैंने एज्यूम करा और उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक मैग्नेट रख दी, है ना, परमानेंट मैग्नेट रख दी. ठीक है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स उसके अंदर है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि द टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस इज 0. नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू 0. बोल सकता हूं क्या मैं, जल्दी से बताओ.
नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस इज 0। क्यों? बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स मेरा इधर से बाहर जा रहा है ना, एन से, है ना, उतना ही फ्लक्स मेरा एस से अंदर की तरफ भी आएगा। तो टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना हुआ भाई? जितना मेरा बाहर जा रहा था, है ना, उतना ही फ्लक्स मेरा अंदर की तरफ आ रहा है। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना हुआ? 0, है ना। आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स, वो कितना होगा? वो होगा 0। ठीक है, यही तो होगा मेरा नेट आउटवर्ड फ्लक्स। इन दोनों की कॉम्बिनेशन ही तो होगा मेरा नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो जितना फ्लक्स मेरा बाहर गया, उतना ही फ्लक्स मेरा अंदर आया। दैट मींस नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन करूं, किसका? बी डॉट ds का, तो ये मुझे क्या देता लॉजिकली? दिस शुड गिव मी द फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैं एक क्लोज्ड सरफेस के अलोंग ये देख चुका हूं कि क्लोज सरफेस के अलोंग जितना भी फ्लक्स बाहर जा रहा है, उतना सारा का सारा फ्लक्स अंदर भी आ रहा है। मतलब नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, दैट मींस नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस या फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 0 मेरा। ठीक है, क्योंकि नेट आउटवर्ड फ्लक्स मेरा 0 है। अब जरा आप मुझे ध्यान से देख करके बताओ, क्या मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ds को, इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले को ये लिख सकता हूं, दैट इट इज फ्रॉम द डाइवर्जेंस थ्योरम डेल डॉट बी dv? लिख सकता हूं क्या? जल्दी बताओ, लिख सकता हूं? This closed Yes, surface sir. integration can be converted into a volume integral by using divergence theorem। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं एक क्लोज सरफेस बना रहा हूं, ये अगर एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये अगर एक क्लोज सरफेस है, तो इसका सरफेस एरिया तो होगा ऑब्वियसली, इस पूरी क्लोज सरफेस का सरफेस एरिया तो होगा। क्या ये 0 होगा? सरफेस एरिया तो 0 नहीं होगा ना। ऑब्वियसली सरफेस एरिया इज नॉट 0। ठीक है, सरफेस एरिया 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर सरफेस है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, दैट मींस वॉल्यूम विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब अगर वॉल्यूम 0 नहीं है, तो मुझे ये पता है कि ये 0 तो नहीं है ना। अगर मैं किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करता हूं और वो चीज 0 हो, है ना, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है ना। मतलब वॉल्यूम तो 0 हो नहीं सकता। अगर मुझे 0 करना है इस शाई को, इस फाई को, मैग्नेटिक फ्लक्स को 0 करना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डेल डॉट बी ही मैथमेटिकली 0 करना पड़ेगा। यानी ये पूरी रिलेशनशिप, ये पूरा प्रोसेस मुझे क्या बताता है? मुझे बताता है कि डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो डाइवर्जेंस है वो क्या होता है? वो होता है 0। This is known as the Maxwell's third equation। ठीक है बच्चों, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब अगर मैं इन चारों मैक्सवेल्स इक्वेशंस को हम पढ़ चुके हैं, एक बार समराइज कर दूं, तो सबसे पहली मैक्सवेल्स इक्वेशन हमने पढ़ी थी कौन सी? जल्दी से बताओ मुझे। मैक्सवेल्स की इक्वेशन हमने 4 पढ़ी हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहली मैक्सवेल इक्वेशन थी डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन क्या थी जो अभी हमने पढ़ी है? डेल डॉट बी इक्वल टू 0। और चौथी मैक्सवेल्स की इक्वेशन क्या थी? दैट इज डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू, जल्दी बताओ, जे। जी। ठीक है, ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है और ये चारों हैं पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, इनको अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिख लो तो वो इंटीग्रेशन फॉर्म में हो जाएगा, है ना। यानी क्या?
क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल्स टू शाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड equals to volume integration of v dv equals to del dot d dv। ये पूरा इंटीग्रेशन फॉर्म में है इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही आप इन चारों इक्वेशन को इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अगर उसने कुछ मेंशन नहीं कराया एग्जाम में, क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि आपको मैक्सवेल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखनी है, तो बाय डिफॉल्ट आप इस फॉर्म में लिखोगे, ये जो फॉर्म मैंने चारों आपको बताई है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर वो कहता है पॉइंट फॉर्म में लिखो, तो पॉइंट फॉर्म में भी यही आंसर है, लेफ्ट वाला, ठीक है, जहां पे मैंने एरो लगा रखा है। इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर वो पूछता है तो आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली डेल क्रॉस ई को आप उस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू 0, है ना, v इक्वल्स टू 0, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ई डॉट डी एस equal to 0 over the surface area, that is equals to हो गया, ठीक है, that is equals to 0। तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो, सरफेस एरिया तो 0 होगा नहीं, क्या बचेगा, केवल और केवल डेल क्रॉस ई 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को भी पॉइंट फॉर्म के साथ साथ इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, कर लोगे। यस सर। तो ये मेरा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ साथ मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है, केवल एक छोटा सा टॉपिक रहता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल्स, है ना, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक पोटेंशियल। अब देखो, हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, क्या था, कैसे डिनोट करते थे हम, V से डिनोट करते थे। लेकिन मैग्नेटिक पोटेंशियल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर पोटेंशियल और दूसरा होता है वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, दूसरा होता है वेक्टर पोटेंशियल। तो एक होता है स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, दूसरा होता है वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करते हैं और डिटेल में हम लोग इसको आगे भी यूनिट नंबर 5 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं हम स्केलर पोटेंशियल की, ठीक है। अब आप मुझे बताओ स्केलर पोटेंशियल क्या होता होगा। हमने ये बोला था कि अगर स्केलर पोटेंशियल की बात करते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं रिकॉल करने के लिए, तो हम ये बोलते थे कि उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था, है ना, वो क्या होता था मेरा, वो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उसका ग्रेडियंट अगर मैं निकालूं तो वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए, है ना। और उसको डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है डेल वी एम, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर एक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, तो वो लॉजिकली ये आइडेंटिटी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी होल्ड होती है तो मुझे एक आइडेंटिटी और प्रूव करनी पड़ेगी मैथमेटिकली, ठीक है। क्या, अगर मैं डेल क्रॉस एच लेता हूं तो मैक्सवेल्स इक्वेशन से मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है जे, आता है ना, जल्दी बताओ, ये लिखा है ना, दैट मीन्स डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, ये होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे है, तो अगर मैं इस इक्वेशन का कर्ल ले लूं बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स डेल क्रॉस एच, लेफ्ट वाली साइड तो यही आ जाएगी, है ना, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस ऑफ माइनस डेल वी एम, ठीक है, डेल क्रॉस ऑफ माइनस ऑफ डेल वी एम। नाउ हमें ये पता है कि ये क्या चीज है, दिस इज बेसिकली ग्रेडियंट, ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन ऑन द आरएचएस साइड, ये क्या बताता है मुझे, ये बताता है मुझे कि ये क्या चीज है, दिस इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है। सबसे पहले मैंने ग्रेडियंट निकाला किसी पोटेंशियल, किसी स्केलर का, और फिर मैंने उसका कर्ल लिया, और मैथमेटिकली
this curl of any gradient is equal to 0 always. Mathematically this is true. Mathematically we can prove it also. ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो इसी के ऊपर दे रहा हूँ. ठीक है, आपने कोई भी स्केलर पोटेंशियल स्केलर लेना है, कोई भी v आपको एक स्केलर लेना है. ठीक है, कुछ भी जो भी आपका मन करे. ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप निकालोगे डेल v निकालोगे, माइनस साइन छोड़ दो. ठीक है, डेल v निकाल लोगे आप. कोई भी स्केलर अगर आपके पास है तो आप ये निकाल सकते हो डेल v ग्रेडियंट. ये क्या चीज है, ये होगा उसका ग्रेडियंट. ठीक है, और फिर आप क्या निकालोगे, उस ग्रेडियंट का कर्ल निकालोगे, यानी डेल क्रॉस ऑफ डेल v निकालोगे. ठीक है, ये क्या होगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट होगा. ये आपके ऊपर है कि आप कुछ भी ले सकते हो, v की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपको मन करे. ठीक है, और आप शो करोगे दैट दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्वेश्चन है शो दैट द कर्ल ऑफ gradient of a scalar is 0. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका. show that the curl of the gradient of a scalar is 0, always 0. ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो v ऑफ योर चॉइस. आपको उसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है. देन यू हैव टू कैलकुलेट द कर्ल एंड बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी, केवल और केवल 0 बचेगा. दैट मीन्स आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो दैट द ग्रेडियंट किसी स्केलर का, और अगर मैं उसका कर्ल निकाल लूंगा तो ये क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, अब आप इस इक्वेशन पर दोबारा जाओ, इस इक्वेशन पर दोबारा जाओ. ठीक है, अगर मुझे ये पता लग गया डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू क्या है, ये क्या है, डेल क्रॉस ऑफ माइनस डेल वी है. ठीक है, ये क्या है, ये है ग्रेडियंट, और ये पूरा का पूरा क्या है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट. कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट मैथमेटिकली क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, दिस विल बी 0, है ना. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखी थी, उसमें क्या लिखा था, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, है ना. तो एक तरफ तो ये आइडेंटिटी है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, और एक तरफ क्या आ रहा है, एक तरफ आ रहा है डेल क्रॉस एच इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटीज अपने आप में सही है. ये आइडेंटिटी ये वाली आई थी मैक्सवेल्स इक्वेशन से, है ना, और ये अभी हमने प्रूव करी है. ठीक है, ये अभी हमने प्रूव करी है, क्योंकि मैथमेटिकली द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज 0 ऑलवेज. तो अगर मैं अपनी फील्ड को H को क्या मानता हूं, स्केलर पोटेंशियल मानता हूं. अगर मैंने H को स्केलर पोटेंशियल माना तो ऑटोमेटिकली डेल क्रॉस H इक्वल टू जे होना चाहिए, और लॉजिकली क्या आ रहा है, डेल क्रॉस H इक्वल टू 0 आ रहा है. यानी अगर मैं इस आइडेंटिटी को ट्रू करना चाहता हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, दिस इज ट्रू फॉर J इक्वल टू 0. मैं एज्यूम करूंगा कि वहां पर कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, करंट डेंसिटी नहीं. ठीक है, ठीक है, तो only and only when the current density is 0, then only the scalar potential exists. ठीक है, when the current density is 0, then only the scalar potential exists. ठीक, अब आप मुझे सोच करके बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से थी, मैग्नेटिक फील्ड थी करंट की वजह से, है ना, करंट की वजह से. करंट अगर वायर में है तो लाइन करंट है, उसकी थिकनेस बहुत कम है, तो अगर वो शीट के अंदर है तो शीट करंट है, के शीट करंट डेंसिटी. और अगर मेरे पास एक उसका वॉल्यूम है तो मैं क्या बोलता हूँ, पर यूनिट सरफेस एरिया, जे डॉट डी एस, यानी जे करंट डेंसिटी. दैट मीन्स अगर कहीं भी करंट है इसका मतलब के भी होगा और जे भी होगा, मतलब करंट सिमिलर, मतलब आई अगर है तो उसको मैं के की फॉर्म में, शीट करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, उसी को मैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी की फॉर्म में, जे की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मीन्स दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू
ड्यू टू द करंट और करंट डेंसिटी, आइदर शीट करंट डेंसिटी और सरफेस करंट डेंसिटी। दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक वेक्टर स्केलर पोटेंशियल मेरा एग्जिस्ट करता है, दैट ओनली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो करंट, when there is no current। यानी अगर एक परमानेंट मैग्नेट के केस की बात करूं तो उस परमानेंट मैग्नेट में ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। अदरवाइज there will be no potential exist which is the scalar potential। अगर पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर करंट है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब उस करंट की होने की वजह से, उस करंट के होने की वजह से ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं होगी। और अगर ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं होगी तो मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन फेल हो रही है, और ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम j इज नॉट इक्वल टू 0 वाले केस की बात करें और उसके केस में ये आइडेंटिटी ट्रू ना हो। यानी उस केस में जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करे। अगर पोटेंशियल है, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल अगर है तो वो केवल तब है जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं परमानेंट मैग्नेट के केस में। ठीक है, एक और भी केस आता है, अभी हम उसको यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, जहां पर ये इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देयर इज अ केस एज वेल इन विच वी हैव टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हम थोड़ी देर में टाइम वेरिंग फील्ड्स के केस में मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर एक मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वहां पर J 0 नहीं है, ठीक है, और स्टैटिक कंडीशंस भी हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तब वहां पर पक्की बात है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, तो अभी स्केलर पोटेंशियल क्लियर है। सीधे सीधे क्या करना है मुझे, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल अगर दे रखा है तो मैं उसका क्या करूंगा, ग्रेडियंट निकालूंगा, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। ठीक है, और वो क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड मुझे बता देगा। तो सिंपली डेल Vm यानी ग्रेडियंट मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का मुझे क्या दे देगा, H दे देगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर वहां पर J 0 है तभी ये चीज ट्रू रहेगी। अगर J 0 नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू इक्वेट इट विद मैक्सवेल्स इक्वेशन। दैट मीन्स मैक्सवेल्स इक्वेशन वहां पर ट्रू नहीं होगी, और मैक्सवेल इक्वेशन वहां पर ट्रू नहीं है और कोई कंडीशन है नहीं, तो फिर ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे केस में we need to understand what is the concept of magnetic vector potential। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को हम लोग जो लिखते हैं उसको लिखते हैं ए से, उसको ए से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, जब हम वेव्स पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 का एंड मेनली। ठीक है, यूनिट नंबर 4 के एंड में हम लोग जब वेव्स पढ़ेंगे, वेव थ्योरी, वहां से इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जो वेव थ्योरी है वो डिराइव ही इसी कॉन्सेप्ट से होती है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की वजह से ही वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है कि अगर एक एंटीना से फील्ड निकल रही है वायरलेस मीडियम में, बिना किसी तार के थ्रू अगर मैं करंट और वोल्टेज को फ्लो कराना चाहूं बाय मींस ऑफ फील्ड्स, वो कॉन्सेप्ट मुझे कौन देता है, वो कॉन्सेप्ट मुझे देता है ये वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आप, मैं इस ए को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बोलता हूं, और मैं ये बोलता हूं कि ये जो मेरा ए है, अगर मैं इसका कर्ल ले लूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट, बट वी विल अज्यूम दैट अगर ये नहीं होगा तो मेरी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस ट्रू नहीं होगी। इसको हम कैसे बी कुछ डेल क्रॉस ए आया, ये वेव इक्वेशंस में डिटेल में देखेंगे। अभी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो, तो अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लो कि अगर मुझे कहीं पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल गिवन है तो उसका कर्ल अगर मैं ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी मिल जाएगा। अगर मुझे बी पता है तो क्या मैं एच निकाल सकता हूं? Obviously yes, h equals to what, h equals to b upon mu, है ना, ये तो हमें पता है ना, b equals to mu h। तो अगर मैं इस b की जगह क्या रख दूं, डेल क्रॉस a रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू टाइम्स कितना, डेल क्रॉस a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूं।
ठीक है, अब अगर मैं यहां पर दोबारा कर्ल ले लूं, यानी डेल क्रॉस एच ले लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/μ टाइम्स डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस ए, यही तो होगा। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, कर्ल ले लिया, ठीक है। और अब अगर मैं आपको एक आइडेंटिटी दूं कि व्हाट इज डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस ए, तो मैथमेटिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लोग लिखते हैं डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू वेक्टर है ना, इसको हम लिख सकते हैं डेल ऑफ डेल डॉट ए, मतलब डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट माइनस डेल स्क्वायर ए। और ये जो डेल स्क्वायर ए है ना, ये क्या चीज है, ये मेरा है लाप्लासियन ऑपरेटर इन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो दिस ए डेल स्क्वायर ए इज बेसिकली द लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर। तो यहां से इस आइडेंटिटी को मैं कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। यहां पर ए जो है मेरा वो एक वेक्टर है, स्केलर नहीं है, इसीलिए ये जो डेल स्क्वायर ए आता है ना, ये डेल स्क्वायर ए भी एक लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर वेक्टर आएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर। अभी हम लोगों ने लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर ही पढ़ा है, लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में, वेव्स में, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ए को देखूं तो ए सिंपल मेरा मैथमेटिकल बायो-सेवर्ट लॉ से रिलेट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करके, है ना, डेल क्रॉस क्या होता है मुझे पता है, डेल क्रॉस क्या होता है, डेल क्रॉस क्या होता है, कर्ल होता है ना। तो अगर मैं कर्ल निकालूं, तो कर्ल निकालने के लिए क्या होगा, अगर मैं सपोज मेरे पास डेल क्रॉस ए मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे ए गिवन है, ए गिवन है फॉर एग्जांपल क्या, ए इज गिवन एज ए एक्स कैप, वेक्टर है ना ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पर रख दूंगा, तो डेल क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, इट इज ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, एंड देन किसका, ए एक्स ए वाई और ए जेड, उन डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। ये वैल्यू में सॉल्व कर लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर मैं इस बी से रिलेट कर दूं, दैट मीन्स अगर बी भी एक वेक्टर है, ऑब्वियसली बी भी एक वेक्टर है, तो बी क्या हो जाएगा, बी को भी लिख सकता हूं मैं क्या, बी एक्स ए एक्स कैप प्लस बी वाई ए वाई कैप प्लस बी जेड ए जेड कैप, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर इस आइडेंटिटी को देखूं तो ये भी ऑब्वियसली ए एक्स कैप ए वाई कैप और ए जेड कैप की फॉर्म आएगी, है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इस b की वैल्यू को, यानी इस ए एक्स के कोफिशिएंट को, ए एक्स के कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से रिलेट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे बी एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए वाई के कोफिशिएंट को कोरिलेट करूंगा, इक्वेट करूंगा, तो मुझे बी वाई मिल जाएगा। और अगर मैं दोबारा ए जेड के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करूंगा, तो मुझे बी जेड मिल जाएगा। सिमिलरली आई हैव कैलकुलेटेड the magnitudes of magnetic flux density B in x, y and z directions respectively, ठीक है। और वहां से मैं उस एक्सप्रेशन को B मुझे पता लग गया, मैं H निकाल सकता हूं, H इक्वल्स टू व्हाट, B अपॉन मी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरा A का, वो कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होकर के आएगा, दैट A इक्वल्स टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ म्यू आई डी एल अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। दिस इज बेसिकली डीएल वेक्टर। अब ये लगभग वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा कि हम ऑलरेडी वी में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने वी क्या निकाला था, वी इज बेसिकली द लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका, बोलो, क्यू अपॉन 4 पाई आर था ना। यहां पर क्यू क्या है, the reason why the potential exists, ideal क्या है, the reason why the A exists, ठीक है। 4 पाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो अगर मैं एनालॉजी के थ्रू भी जाऊंगा, देन ऑल्सो आई कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ठीक है। क्लोज लाइन इंटीग्रल क्यों बोला है मैंने, क्योंकि अगर करंट एग्जिस्ट करेगी
तो वो करंट एग्जिस्ट करेगी इन अ लूप। हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, हम पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल दो जगह पर हो सकता है, लेकिन करंट दो पॉइंट्स के बीच में हो सकती है, लेकिन वो कब होगी, जब वो एक लूप फॉर्म करेगा। सिंपली कंटूर की फॉर्म में बोल सकते हैं। अगर इट्स एन इनकम्प्लीट लूप एज वेल, देन ऑल्सो वी कैन हैव अ लाइन इंटीग्रल along with द लूप, द लाइन। ठीक है, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर ए क्लोज लाइन है या ओपन लाइन है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, क्लियर है। रो एल डी एल या रो वी डी वी या रो एस डी एस, इसको इक्वेट कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आई डी एल, जे डी एस और के डी एस और जे डी वी, उस फॉर्म में भी हम ए को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा आईडीएल क्या होता है, आईडीएल वेक्टर क्या होता है, ये होता है के वेक्टर डी एस इक्वल टू क्या होता है, जे वेक्टर डी वी। ऑब्वियसली तो इस ए के भी कई सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ए का एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक तो हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ कितना, म्यू आई डी एल अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आईडीएल को क्या लिख लो, आईडीएल को आप लिख लो किसके बराबर, सिंपल केडीएस के बराबर कर लो। ठीक है, तो जब केडीएस के बराबर करोगे तो मुझे सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या, म्यू तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा के वेक्टर डीएस डिवाइड बाई 4 पाई आर। ठीक है, और अगर मुझे वॉल्यूम इंटीग्रेशन दे रखा हो तो ऑब्वियसली वॉल्यूम दे रखा हो तो मैं क्या कर दूंगा, म्यू जे डी वी डिवाइड बाई 4 पाई आर। और ये मेरे तीनों एक्सप्रेशन हो सकते हैं किसके, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के। ठीक है बच्चों, सिमिलर एनालॉजी अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को वी कैन इजीली कैलकुलेट एंड दिस एग्जिस्ट फॉर एवरी सिंगल कंडीशन। अगर एक करंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा। करंट है मतलब वो सोर्स है जिस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ए, जैसे हमने बात करा था स्केलर वेक्टर, स्केलर पोटेंशियल डेल वी एम, ठीक है, माइनस का एच हमने डिनोट करा था, ये तब होगा जब जे मेरा नहीं है, जब जे जीरो है, देन ओनली दिस एग्जिस्ट। अदरवाइज इन एवरी अदर कंडीशन वेयर द करंट एग्जिस्ट, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir.